They do not disturb. हेलो हेलो, आवाज है? हेलो हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज आ रही है? जी जी आ मैम रही आ है रही। मैम आवाज। अच्छा, सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं? हाँ मैम 22-25 करीब हो जो भी गए। होस्ट है वो बता दे तो क्या करें, क्लास शुरू करें कि हाँ थोड़ा मैम कर टाइम ले लीजिए ले? शुरू। चलो अच्छा ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो आप लोगों को दो चीजें पढ़ाए हैं, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, उसका अर्थ, आवश्यकता, महत्व। फिर हमने कल पढ़ाया आपको विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। इसके बाद का जो टॉपिक आता है कि वो है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या है, विद्यालय प्रबंधन का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तो स्क्रीन से ही पढ़ाएंगे। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा या बाद में पूछिएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? म्यूट म्यूट हो गया था क्या? हमने आएंगे, इसके बारे में हम आपको अच्छे से पहले भी बता चुके हैं, शायद आप प्रबंधन को समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या है। तो हम अगर सामान्य तौर पर देखें, जो हमारा जीवन है, किसी भी मनुष्य का जीवन है, उसके हमारे हर कार्य में, लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, या मतलब हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन सम्मिलित रहता है या समाहित रहता है। आप अपना या एक सामान्य सा बर्थडे ऑर्गेनाइज करें, मान लीजिए, और उसमें भी हम अगर उसमें प्रबंधन न करें, प्लानिंग न करें, फिर प्लानिंग के तहत कार्य न करें, तो फिर क्या होगा, हम उसको सफलता पूर्वक नहीं कर पाएंगे। जो सोच के किए थे उसको, कार्य को हम कुशलता पूर्वक क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे प्रबंधन जो है सम्मिलित है, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हम उसकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। अगर हम खुद के प्रयास से किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, और लोगों का साथ लेंगे। जैसे घर में शादी का फंक्शन हुआ, कुछ कथा, कोई भी कार्यक्रम आप ले लीजिए, तो वो जब हम कार्यक्रम का रूप बड़ा होता जाता है, तो एक के करने के बस की बात नहीं रहती है। तो उसमें हम जिस तरह की लोगों की आवश्यकता होती है, जो उन कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उन लोगों को शामिल कर लेते हैं। यानी कि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं सामूहिक प्रयासों के द्वारा जब लोग साथ में कार्य करेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो सहभागिता की प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए जब हम सामूहिक प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर सहभागिता का विकास होता है, यानी मिलकर साथ करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और इसी के फलस्वरूप संगठन का रूप हमारे सामने आया, कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब उसमें कई सदस्य शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, तो उसके लिए उन सदस्यों का संगठन का निर्माण करना चाहिए।
और देखिए, जब हमारी दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के जितना हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उतने परिणाम स्वरूप हमारे सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमारे संसाधन में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो रही है। तो अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं का उस सीमित संसाधन में हम कितना अच्छे से अच्छा उस सीमित संसाधन का प्रयोग करें, यही प्रबंधन है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास हमारी नीड बढ़ जा रही है और हमारे पास संसाधन रिसोर्सेस कम है, तो क्या होगा, हम उन रिसोर्सेस का जितना ज्यादा उपयोग और सही उपयोग कर सके, तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के हम कम चीज में कम चीज का ज्यादा के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर वर्तमान समय में देखा जाए, तो वर्तमान समय में इसको मैनेजमेंट को हम प्रभाषित करने में के लिए कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा, जो सामूहिकता की बात हमने पहले बताई आपको, कि किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को ही हम प्रबंधन कहते हैं। तो यानी कि हम अगर इसको देखें व्यवहारिक रूप में, तो ये देखते हैं कि जितना कम समय, धन और व्यय के साथ हम निर्धारित उद्देश्यों को अधिकतम प्राप्ति कर सके, निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंधन हो। यानी कि मितव्ययी व्यवस्था के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें सीमित संसाधनों के द्वारा, तो वही प्रबंधन होगा। अब हम विद्यालय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रबंधन जो होगा वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे, हमें अन्य क्षेत्र के प्रबंधन से कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन जो होता है वो शैक्षिक प्रबंधन के रूप में ही समझा जा सकता है, यानी जो शैक्षिक कार्यों के लिए प्रबंधन किया जाता है वही शैक्षिक प्रबंधन है। इसमें हेलो हेलो शैक्षिक प्रबंधन की क्रिया एक विशेष क्रिया होती है। इसमें जो मनुष्य होते हैं या संस्थाओं को संचालन करने के जो भी व्यक्ति या कर्मचारी होते हैं, उनके संचालन से ही शैक्षिक प्रबंध को किया जाता है, जो भी उस संस्था से रिलेटेड व्यक्ति या कर्मचारी रहेंगे। तो जब शैक्षिक प्रबंध को हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, तो शैक्षिक क्षेत्र में हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य होंगे या शैक्षिक लक्ष्य होंगे, उन्हीं को प्राप्त करना हमारे प्रबंध के अंतर्गत आएगा। तो शैक्षिक प्रबंध में हम विभिन्न साधनों का समन्वय करते हैं और उनका एकीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। अब इसमें जो हमारे विद्यालय के कर्मचारी होते हैं तथा इसमें हमने लिखा है कि विद्यालय के कर्मचारियों तथा विद्यालय संस्था के संचालन के लिए शैक्षिक प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें विद्यालय में शैक्षिक प्रबंध चलाना है, तो उसके लिए हमारे जो स्टाफ है और उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट का होना आवश्यक है, तभी हम विद्यालय में प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में भी बता सकते हैं कि इसकी परिभाषा की क्षेत्र विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र की परिभाषा को दिया है हेनरी फ्योल ने। इन्होंने अपनी परिभाषा के द्वारा बताया है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, धर्म, राजनीति, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ पे सार्वभौमिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रबंधन किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं। हेनरी फ्योल महोदय ने कहा कि प्रबंधन किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, ये हर क्षेत्र सार्वभौमिक, यानी हर क्षेत्रों के लिए, हर संस्था के लिए, हर संगठन के लिए प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से या समान रूप से उनके ऊपर लागू होता है। वो चाहे वाणिज्य हो, उद्योग हो, धर्म हो, राजनीति हो, विद्यालय हो, स्कूल हो, जन कल्याण हो, कोई भी संस्था या संगठन हो, उस पर प्रबंध का विज्ञान जो है समान रूप से लागू होता है। एक दूसरी परिभाषा जो टेलर महोदय ने दी है,
उनके शब्दों में भी हम वैज्ञानिक प्रबंधन को समझेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित किया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। जो हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे दैनिक कार्यों से लेके हम एक छोटा सा बर्थडे ऑर्गेनाइज करें, एक छोटा सा कथा ऑर्गेनाइज करें, जो भी हमारे जीवन के कार्य हैं, हम एग्जाम के लिए अपना एक योजना बनाए, हमारे हर कार्य के लिए जो भी हम इस तरह का कार्य करते हैं, साधारण कार्य हो या हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य हो या साधारण भी कार्य हो या बड़ा कार्य हो, सब में ये प्रबंधन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या है। ठीक है, तो अगर हम शिक्षा प्रणाली, विद्यालय प्रबंधन हमारे शिक्षा क्षेत्र में होगा। विद्यालय में प्रबंधन की बात करें कि विद्यालय में कैसे प्रबंधन का कार्य किया जाए या विद्यालय प्रबंधन क्या चीज है, तो शिक्षा प्रणाली की जो मूल इकाई होती है शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा प्रणाली की, वो विद्यालय है, क्योंकि शिक्षा का कार्य विद्यालय में ही किया जाता है। और विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई कक्षा होती है, क्योंकि शिक्षा विद्यालय में दी जाती है और किसको दी जाती है? विद्यार्थियों के दी जाती है। और विद्यार्थी कहाँ पर रहते हैं? वो कक्षा में रहते हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली की जो मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो विद्यालय है। और विद्यालय की बेसिक यूनिट जो है वो क्लासरूम है, जहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा में ही देश का भाग्य का निर्माण होता है। हमारे जो राष्ट्र निर्माता है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे देश के भावी कर्णधार है, वो कक्षा में ही उनका भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, यानी कैसे हम भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखें, उसके अलावा भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है कि कैसे वो आगे उनका विकास किया जाए। जीवन की जो तैयारी है वो आपकी शिक्षा के द्वारा ही होती है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर से एक सफल जीवन जी सके, लड़का या लोग जो प्रजातांत्रिक मूल्य है और प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जा सके। और विद्यालय की सफलता का आकलन भी इसी आधार पर किया जाता है कि कि कहाँ तक मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय ने योगदान दिया। यानी जिस विद्यालय से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, जो भी है कि भारतीय संस्कृति का विकास करना, उनका संरक्षण करना, जीवन के लिए अपने तैयार होने, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, या वो कितना अपने देश, राष्ट्र और समाज के विकास में सहयोग दे पा रहे हैं, तो उसके आधार पर उस विद्यालय का आकलन किया जाता है कि कहाँ तक उसने अपने बालक में मानवीय मूल्यों के गुणों का विकास किया है। तो ये सारा कार्य विद्यालय प्रबंधन पर होता है। जितना अच्छा विद्यालय प्रबंधन होगा, वह अपने उद्देश्यों को उतनी अच्छे से प्राप्त कर सकेगा और उन उद्देश्यों के हिसाब से फिर उन प्रबंधन के द्वारा बालकों का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो जो प्रत्येक, हम कल भी आपको बताए थे कि जैसे विद्यालय है, हर विद्यालय या हर संस्था का अपना वसूल होता है, अपना अपना एक एम होता है, अपनी एक आइडियल होती है, अपना आदर्श होता है, जैसी उनकी आवश्यकता होती है। तो उन उन उद्देश्यों को या प्राप्त करने के लिए हम कितने अच्छे से उन उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त कर ले, उसके लिए हमें प्रबंध की, और प्रबंध नहीं, उचित प्रबंध की, एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता होती है जो सुनियोजित ढंग से कार्य को करे। तो विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए कि किस कार्य को कैसे करना, उसका एक रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से कार्य योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
तो जो प्रभावशाली प्रबंध होता है उसमें विद्यालय जीवन में कोई भी अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था नहीं फैलती है। लेकिन जिस विद्यालय में प्रभावशाली प्रबंध नहीं रहता है, वहां पर विद्यालय में दुर्व्यवस्था रहती है, अनुशासनहीनता, कहीं पे क्लास नहीं चले, बच्चे फील्ड में घूम रहे हैं, टीचर अलग बैठे हुए, इस तरह से प्यून अलग, अपना किसी भी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता, वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ का व्यवस्थापक है, उस चीज को अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है कि सभी अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर सके। तो विद्यालय प्रबंधन को चलाने के लिए सबसे जरूरी कार्य है कि प्रबंधन जो हो एक वो सुसंगठित हो, प्रभावशाली हो, सुनियोजित हो, जिससे कि जिस तरह के व्यक्ति हो, जिनकी जो आवश्यकता हो, जो जिस कार्य में सक्षम हो, उनको उन कार्यों में लगाया जाए। ठीक है। अब हम आते हैं आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पर कि विद्यालय प्रबंधन का या स्कूल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। तो विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अर्थ, ठीक है, क्षेत्र मतलब उसका एरिया कितना फैला, क्या स्कोप है, उसको किस किस हद तक कार्य करना है, उसके कार्य करने का कहाँ कहाँ तक का क्षेत्र है, क्या क्या उसकी कार्य करने की सीमाएं हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रबंधन का विस्तार तथा वह क्षेत्र जहां पर शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाएगा। विद्यालय में शिक्षण अधिगम ही सबसे प्रमुख क्रिया होती है जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सारी शिक्षा व्यवस्था, सारा शिक्षा से रिलेटेड प्रबंध हो जाएगा, सारा शिक्षा प्रबंधन का विस्तार तथा सारा वह कार्य क्षेत्र जहां पर शिक्षण अधिगम का संपादन या शिक्षण अधिगम का कार्य किया जाता है, ये सारे हमारे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र हो गए। तो शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया शिक्षा प्रबंधन का अंग होता है, क्योंकि विद्यालय का मेन कार्य है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों में सर्वांगीण गुणों का विकास करना। तो जो भी हमारे शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी हम किया करते हैं, जो भी क्या प्राप्त करने के लिए करवानी है, वो शिक्षा प्रबंधन का ही पार्ट होता है। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया का संचालन जो होता है, आपको पता है जो भी हमारे शैक्षिक क्रियाएं हैं उनका संचालन विद्यालय में विद्यालय स्तर पर विद्यालय करता है, महाविद्यालय करता है, विश्वविद्यालय करता है। तो सारी शैक्षिक क्रियाओं का संचालन जहाँ पे जिस संस्था में विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उनके अंतर्गत किया जाता है। तो और शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बिना संसाधन के हम शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे उपकरणों की, शिक्षा से रिलेटेड जैसे प्रैक्टिकल कराने के लिए सामान चाहिए, आपका मान लीजिए प्रोजेक्टर से पढ़ाना है तो प्रोजेक्टर चाहिए, जो भी इस तरह के भौतिक संसाधन है, पुस्तकें चाहिए, और इसके बाद उनको संचालित करने के लिए मानव शक्ति चाहिए। और उन उपकरणों, पुस्तकों, जो भी हमारे भौतिक संसाधन है, कल हमने आपको भौतिक संसाधन पढ़ाया भी था थोड़ा बहुत उसमें, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर्थिक स्रोत चाहिए। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न उपकरणों की, पुस्तकों की और मानव शक्ति की तथा आर्थिक आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकता है, जो भी हमको कल्चरल चीजें भी सिखाई जाती हैं स्कूल में, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गुणों का भी विकास किया जा सके, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाए। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखकर विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को 4 घटक में विभाजित कर सकते हैं कि जो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक है वो हम 4 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें हमने पहला पॉइंट डाला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। जो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र या उसका कार्य है, उसका जो पहला घटक है, वो पहला चीज है, वो है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, और थर्ड पॉइंट है आपका कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
और फोर्थ पॉइंट है आपका प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, और आकलन के अंतर्गत निम्नलिखित चीजें जो भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहला जो पहला घटक है कि शिक्षा के विकास का लक्ष्य, यानी हम सबसे पहले विद्यालय के क्षेत्र का कार्य है, उसका क्षेत्र है कि वह शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित करे कि हमें शिक्षा का विकास किस स्तर तक क्या क्या कहाँ तक करना है। तो शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के हम किसी भी संगठन या संस्था का निर्माण नहीं करते हैं, और सार्थकता भी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि निरर्थक रूप में किसी चीज का निर्माण करना अनावश्यक ही मतलब अनावश्यक होता है, अगर उसकी उपादेयता या वह उपयोगी हमारे लिए न हो। तो शिक्षा प्रबंधन जो होता है एक सार्थक है और सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, और समाज जो है शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है। जो विद्यालय का मैनेजमेंट होता है या विद्यालय की संस्था में निर्माण करने की बात होती है, उसको समाज के द्वारा भी सुविधाएं दी जाती हैं, और जब समाज इन सुविधाओं को देगा तो किसी भी कार्य को के लिए हम जब किसी को भी कोई सुविधा प्रदान करेंगे, किसी कार्य को बढ़ाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, तो उससे हमारा भी कुछ न कुछ अपेक्षा रहेगी कि हमें उनसे ये चीजें प्राप्त हो। इसी तरह से जब समाज है शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय स्रोत देता है, तो उसे भी अपेक्षा होती कि हमें भी इसके द्वारा शिक्षा का विकास हो। तो और आपको ये पता है कि समाज समाज में परिवर्तन होता रहता है, यानी समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे हमारा वातावरण, परिवेश, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, तो हमारे समाज में परिवर्तन होता रहता है। और जब परिवर्तन होगा, हमारी आवश्यकताएं बदलेंगी, तो क्या होगा, हमारी अपेक्षाएं भी बदल जाएंगी। तो जब हमारी समाज की अपेक्षाएं बदली, तो विद्यालय को उन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होगा, यानी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में कंटिन्यूअस प्लानिंग होनी चाहिए, सतत नियोजन की व्यवस्था तथा आकलन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि बदलते हुए परिवेश, बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार विद्यालय अपने शिक्षा के विकास के लक्ष्य को निर्धारित करे और उसके अनुसार प्लानिंग करे, और उन प्लानिंग की, उन योजनाओं की, उन व्यवस्थाओं की जांच को भी शामिल करे कि वो कहाँ तक सफल हो रही है, या इसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं, या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, जिससे कि शिक्षा के समुचित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और शिक्षा के विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया जा सके। अब हम आते हैं विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के घटक के दूसरे पॉइंट पर, जो है नियोजन के कार्यक्रम, यानी जो हमें प्रारूप तैयार करना है, प्लानिंग करनी है, उसके कार्यक्रम के ऊपर। तो नियोजन का आपको अर्थ है कि प्लान करना, किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से अच्छे से संपादित करना, या उसका ड्राफ्ट बना लेना, एक प्रारूप बना लेना कि हमें कैसे कैसे कब किसको कार्य को करना है, कब किसे वरीयता देनी, किसको किस स्थान पे रखना है, कौन ज्यादा जरूरी है, कौन कम जरूरी है, इस चीजों को ध्यान में रखना ही नियोजन होता है। तो विद्यालय को शुरू करने से पूर्व ही हमें इन संपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा बना लेनी होगी। जब विद्यालय प्रबंध एक विद्यालय स्थापित करने जा रहा होगा, तो उसको इन बातों का ध्यान में रख कर विद्यालय का निर्माण करना चाहिए कि हम कैसे कैसे कार्य करना है, या जो समाज के द्वारा लक्ष्य है, जो हमारे राष्ट्र का लक्ष्य है, उसको, या शिक्षा के जो लक्ष्य हमारे राष्ट्र के अनुरूप है, उसे हम कैसे प्राप्त करना है, या किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इसी को हम नियोजन कहते हैं। इसमें निर्णय लेना होता है कि विद्यालय में हम कौन कौन से पाठ्यक्रम लगाएं, इस समय किस पाठ्यक्रम की ज्यादा आवश्यकता है, किस पाठ्यक्रम की ज्यादा मांग है, और उसके लिए कौन कौन से हमको विद्यालय में उपकरण लाने हैं, इसके उन विषयों के लिए कैसे हमें शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, और किस तरह के पुस्तक लाने हैं, और उसके लिए कौन कौन से कितना हमें आर्थिक साधन की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा हम इन सबको मैनेज करें, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य हम संपादित नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए इसके अतिरिक्त नियोजन के कार्यक्रम में हम नियोजन के द्वारा अन्य ऑप्शन का भी जगह रखते हैं कि इनको भी इस प्लानिंग में शामिल किया जा सकता है। अगर जैसी जरूरत पड़ेगी तो विकल्प भी रखा जाता है, जिससे कि उन विकल्पों को हम देखकर उन विकल्पों को भी या उन विकल्पों के लिए संसाधन होता है तो उन विकल्पों को भी शामिल करते हैं। यही आपका लक्ष्य इन यानी कि हमारे जो विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं, उसको जो नियोजित ढंग से प्रतिपादित करते हैं, वही हमारे नियोजन का कार्यक्रम है या एक्शन ऑफ प्लानिंग है। ठीक है? अब हमारा जो तीसरा घटक है, वो है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। पहले हमने शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, दूसरा फिर हमने नियोजन के कार्यक्रम तैयार कर लिए, उसके बाद से हम उन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। यानी तीसरा जो घटक है, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। तो शिक्षा व्यवस्था जो होती है, एक तरह से इसमें चलाना समस्या भी आती है, क्योंकि शिक्षा तंत्र कुछ हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप है। हम विद्यालय को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चला सकते। भाई अपनी खुद की जिस संस्था, एक प्राइवेट विद्यालय बोलिए, लेकिन हमें जो शासन द्वारा जो मानदंड है उनको हमें पूरा करना पड़ता है, तभी हम अपने विद्यालय को चला सकते हैं। जो हमारे नियम बनाए गए हैं वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे विद्यालय के संचालन पर या कंट्रोलिंग पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी या हस्तक्षेप भी बना रहता है। ठीक है? और विद्यालय व्यवस्था के अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो जो हमने प्रारूप विकसित किया है, जो हमने प्लान की है, उसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाए। यानी जिन जिन चीजों को हमने प्रारूप बनाया था, उसको हम व्यवहारिक रूप में लाए। ये नहीं कि वो हमारे प्लान के रूप में ही बने रहे और व्यवहारिकता में उन चीजों को हम फुलफिल न कर रहे हो। यानी कि उसको हम पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी करें और पूरे प्रारूप पर हम कार्य करें। लेकिन विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कभी-कभी हमारे जो नियोजन के कार्यक्रम होते हैं, उसका जो प्रारूप होता है, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जैसी आवश्यकता बदलती रहती है, तो हम अपनी योजनाओं में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। और इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में किस चीज की मांग हो सकती है या किस चीज का स्कोप बढ़ने वाला है, इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी आधुनिक टेक्निक बढ़ती जा रही है, जो शिक्षा में प्रयोग किया जा रहा है, नई नई टेक्निकें आ रही हैं, उनको भी ध्यान हाँ देना चाहिए। और कार्यों में के साथ संपादन या कार्यों को समन्वय के साथ करना चाहिए। और विद्यालय की व्यवस्था को हमें एक यूनिट के रूप में कार्य करना चाहिए। वो कितने भी उसमें डिपार्टमेंट हो, कितने भी कर्मचारियों का वर्ग हो, शिक्षक हो, आपका लिपिक वर्ग हो, फोर्थ श्रेणी हो, बच्चे हो, लेकिन सबको, विद्यालय को एक परिवार होता है, एक परिवार की तरह सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए, तब हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये कार्यक्रमों की व्यवस्था हो गई। जो आपका चौथा घटक है, लास्ट घटक है, वह है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। यानी प्रबंधन ने जो कार्य किए हैं या जो रूपरेखा बनाकर उसको क्रियान्वित किया है, उसकी जांच भी करनी चाहिए। जांच इसलिए की जाए ताकि उसमें जो त्रुटियां हो उनको दूर किया जाए, जो दिक्कतें आ रही उनका समाधान किया जाए, और जो और उसमें अच्छा किया जा सकता है वो उन कार्यों को किया जाए। इसलिए आकलन या जांच करना प्रबंधन कार्यों का महत्वपूर्ण होता है। ये आपका चौथा घटक है। तो विद्यालय प्रबंधन की कितना प्रभावशाली हुआ, इसका आकलन हम उनके उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। जो उन्होंने किसी भी कार्य को, जैसे हमने अपना आज मान लीजिए लक्ष्य बनाया, हम अपनी बात कर रहे हैं कि आज हमारा लक्ष्य है कि हम अपने स्टूडेंट को विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को बता देंगे कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या है, विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा क्या है, प्रबंधन क्या है, इसके क्षेत्र के घटक क्या है, और विद्यालय
विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य क्या है। इन चीजों को अपने बच्चों को हम स्टेप टू स्टेप समझा देंगे। ये आज हमारा मान लीजिए उद्देश्य हुआ। और इस उद्देश्य की आकलन कैसे होगा? जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे और आप इनका जवाब दे दें, आप इन चीजों को समझ जाए, यानी कि क्या हुआ, आज हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो प्रबंधन के समय हमने जो रूपरेखा बनाई थी, जो उद्देश्य विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है, उसकी हम जांच करते हैं। तब हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन कितना प्रभावशालीता या प्रभावशाली रहा है। तो सिर्फ हम छात्रों के उपलब्धियों से ही नहीं कि इसमें इतने % छात्र पास हो रहे, इसमें इसमें का जैसे कोचिंग सेंटर में होता है ना, कोचिंग सेंटर स्कूल में कि फला विद्यालय से इतने बच्चे IIT में सेलेक्ट हो गए, फला विद्यालय के इतने बच्चे टॉप 1 पोजीशन पे, एक बच्चा आया है, 2 बच्चा, सिर्फ इसी से हम विद्यालय का आकलन हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि सिर्फ बच्चों की उपलब्धियों से नहीं या परीक्षा परिणामों से नहीं, इसके अलावा भी और कार्य हैं प्रबंधन के, जो समुचित कार्य हैं, पूरे विद्यालय से रिलेटेड कार्य हैं, जैसे अन्य क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, अन्य आपका क्या कहते हैं खेल से रिलेटेड, और भी जो प्रशासनिक कार्य है, विद्यालय भवन की व्यवस्था है, विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था है, अनुशासन की बात है, इन सारी चीजों को मेंटेन करें। इसके द्वारा ही हम प्रबंध के कार्यों को बता कि प्रबंधन प्रभावशाली है, यानी वो हर क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करे, प्रबंधन को व्यवस्थित तरीके से चलाए। सिर्फ बच्चे बहुत पास हो रहे हैं, लेकिन वहां पर पाया जा रहा है कि कुछ बच्चों द्वारा अनुशासनहीनता हो रही है, या कुछ बच्चे खेल के क्षेत्र में, वहां से पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, खेल के क्षेत्र में बच्चे नहीं जा रहे। तो हर क्षेत्र, जीवन के हर क्षेत्र को लेके जो क्षेत्र आते उनको लेकर हम उन उद्देश्यों का आकलन करना चाहिए, फिर प्रबंधन की प्रभावशीलता को या प्रभावशालीता को हम जानते हैं। ठीक है, अब है कि इनका हम जांच कैसे करेंगे प्रबंधन कार्यों के लिए। इसके लिए कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में कुछ समितियों का निर्माण करना चाहिए, जो समितियां मिलकर विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करें या जांच करें। इसमें आपका शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां, व्यवहारिक मानदंड, ठीक है, ऐसी समितियां बनाई जाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग 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 कार्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र का जांच करें कि मतलब हम अपने कार्यों को या अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं। लास्ट में हमने लिखा है ये व्यवहारिक मानदंड। ठीक है, व्यवहारिक मानदंड यानी कि हम बात करते हैं कि मानदंड जो शब्द होता है कि एक हमने क्राइटेरिया निर्धारित कर दी गई है या कोई निश्चित मान या माप रख दी गई है जिसके आधार पर हमको मापना है। तो यहाँ पर निश्चित क्राइटेरिया की जो बात हो रही है वो ये है कि जो हमने अपना लक्ष्य बनाया था, जो हमने अपना उद्देश्य बनाया था, उसको हम व्यवहारिक रूप में कितना प्राप्त कर सके हैं। यानी जो हमने ड्राफ्टिंग की थी, जो प्रारूप बनाया था, उसको प्रैक्टिकली हम कितना कर पाए हैं। तो उसकी हम उस क्राइटेरिया के या उस मानदंड के अनुसार व्यवहारिक हम जांच करते हैं। पहले से ही रिलेटेड सदस्य होते हैं, उनको इन परिषदों में, इन समितियों में शामिल किया जाता है और इन समितियों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता पूर्वक हर पक्ष का आकलन करके फिर अपना आख्या या अपनी रिपोर्ट दे कि हमने उन लक्ष्यों को या उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है या कितना प्राप्त किया है, कितना अभी बचा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन परिषद एवं समितियों को क्रियाशील भी रहना चाहिए, जिससे कि आकलन की क्रिया या जांच करने की क्रिया उसमें निरंतर चलती रहे। ये आपके विद्यालय प्रबंधन के घटक है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? हेलो, यस मैम, यस मैम, यस मैम, क्लियर है सबको ना? ठीक है जी मैम। अच्छा, हाँ, अब हम आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य।
ठीक है। तो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इसके पहले हमने टॉपिक बढ़ाया था, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य से रिलेटेड जो कार्य थे, वही इसके क्षेत्र के कार्य में आ गए। यानी कि जो हम उद्देश्य बनाएंगे, उसी को उसको पूरा करने के लिए ही कार्य करेंगे। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो विद्यालय प्रबंधन के कार्य थे, यही प्रबंधन क्षेत्र का भी कार्य है। तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शिक्षा से जुड़े हर पहलू को इसमें शामिल किया जाता है। सारी शैक्षिक प्रक्रिया या सारी शैक्षिक योजनाएं हमारी विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड होती है। हमारा विद्यालय प्रबंध ही सारे प्रक्रियाओं को, सारी योजनाओं को देखता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात है कि प्रजातंत्र की गुण होने चाहिए, या प्रजातंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए विद्यालय, ताकि सबको, इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं कि सबको कार्य करने का अवसर मिले, आवश्यकता मिले, सबको स्वतंत्रता मिले कि अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुरूप अपने कार्य को कर सके, अपने विचारों को, अपने भावों को वो व्यक्त कर सके, ताकि उसके द्वारा भी उसमें सुधार किया जा सके। फिर विद्यालय प्रबंधन जो होता है आपका, विद्यालय प्रणाली से संबंधित सभी संबंधित व्यक्ति जो होते हैं, जैसे प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक का संबंध, ठीक है। फिर छात्र एवं प्रधान अध्यापक का संबंध, छात्र एवं शिक्षक का संबंध, विद्यालय समाज का संबंध, निम्न कर्मचारियों में अध्यापक वर्ग का संबंध, सभी का, विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध, सबके आपस में संबंध होते हैं। और इनसे संबंधित जो हमारे सारे कार्य होते हैं, वही हमारे विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कार्य होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है, इसमें अलग अलग पॉइंट है, इसको हमने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो पॉइंट हम पढ़ दे रहे हैं, जो पॉइंट नहीं आपको समझ में आएगा उसको बोल दीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन आपको कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। जो विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत कार्य आता है, सबसे पहला कार्य है कि हम अपने विद्यालय प्रबंधन जो है, सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्माण करेगा कि हमें क्या